हेलो छात्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट्स विद सुधीर शेखर में। हम लोग क्लास 10th की हिस्ट्री यूरोप में राष्ट्रवाद देख रहे हैं और इस पर राष्ट्रवाद क्या है, फ्रांस की क्रांति, नेपोलियन का योगदान, ये सब हम लोग देख चुके हैं। अब उसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे और अब हम लोग नेपोलियन का अंत और वियना सम्मेलन इस टॉपिक को देखेंगे। देखिए, इसके पहले के जो वीडियो था, लेक्चर था, उसमें बताया गया कि नेपोलियन जब फ्रांस की राजनीति में आया तो किस तरीके से उसने सुधार किया था और उसका सुधारात्मक कार्य इतना बेहतर था कि उसके आस पड़ोस के जो भी राज्य थे, प्रांत थे, वहाँ पर भी उसका प्रभाव ज़्यादा देखने को मिला और धीरे धीरे पूरे यूरोपीय व्यवस्था में सुधार हुआ था। तो स्वाभाविक सी बात है कि इसके प्रतिद्वंदी, इसके दुश्मन भी इसके ताक में हमेशा रहेंगे कि कब इसको पीछे खींचा जाए, कब इसको गिराया जाए। और जो निरंकुश राजतंत्र के बढ़ावा देने वाले क्षेत्र थे, प्रांत थे, राष्ट्र थे, वे हमेशा यही चाहते थे कि नेपोलियन का पतन कब हो, कब इसे हटाया जाए और फिर से पुरानी व्यवस्था को लागू किया जाए। तो उन देशों में प्रमुख रूप से शामिल थे ऑस्ट्रिया, प्रसा, ब्रिटेन और रूस। इन लोगों ने मिल करके नेपोलियन बोनापार्ट को वाटरलू के मैदान में हराया, संयुक्त रूप से मिल करके इसको हराया और नेपोलियन का पतन हुआ। और नेपोलियन के पतन के बाद इन लोगों ने ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन बुलाया, एक बैठक बुलाया, जिसे वियना सम्मेलन या वियना संधि या वियना कांग्रेस के नाम से जानते हैं। तो देखिए, पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि नेपोलियन का अंत हुआ, उसके बाद फिर वियना सम्मेलन में क्या क्या बातें रखी गई और उसकी क्या उपलब्धियां थी। तो आइए शुरू करते हैं। नेपोलियन का अंत किस प्रकार से हुआ। नेपोलियन का अंत लिखेंगे, नेपोलियन बोनापार्ट को प्रसा, ऑस्ट्रिया, रूस व ब्रिटेन ने संयुक्त रूप से 1815 में वाटरलू के युद्ध में पराजित किया। देखिए क्या है, नेपोलियन बोनापार्ट को प्रसा, ऑस्ट्रिया, रूस, ब्रिटेन ने संयुक्त रूप से 1815 में वाटरलू के युद्ध में पराजित किया। तो इस तरीके से नेपोलियन का तो पतन हो गया। अब यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था में जो प्रमुख रूप से प्रभुत्वशाली देश थे, वो प्रभुत्वशाली देश ऑस्ट्रिया, रूस, ब्रिटेन, प्रसा, ये लोग थे। अब जैसे इसको हराया, चूंकि ये लोग बहुत दिन से ताक में थे कि कब नेपोलियन को संयुक्त रूप से हराया जाए, कब उसकी शक्ति को कमजोर किया जाए, कि फिर से यूरोपीय व्यवस्था में रूढ़िवाद, पुरातन व्यवस्था या निरंकुश शासन, ये सब लागू किया जाए। और 1815 का समय था जब इन लोगों ने मिल करके नेपोलियन को हराया और नेपोलियन का क्या हो गया, अंत हो गया। और इस अंत के बाद अब इन लोगों ने क्या किया, एक बैठक बुलाया। स्वाभाविक सी बात है, जीता है, जीत की खुशी है, और बैठक बुलाया। और बैठक के बाद जो है क्या क्या निर्णय लेते हैं, तो उसमें मुख्य रूप से होता यह है कि जब वियना सम्मेलन की बैठक होती है तो उस बैठक में ये लोग जो है ऑस्ट्रिया, रूस, ब्रिटेन, प्रसा, ये सब कई क्षेत्रों को आपस में बांट लेते हैं। जो क्षेत्र कभी नेपोलियन के अधीन हुआ करते थे, उन सभी क्षेत्रों पर अब जो है इन लोगों का राज शुरू हो गया। तो देखिए, अब हम लोग बात करेंगे वियना सम्मेलन का। वियना सम्मेलन, जब नेपोलियन का पतन हो गया
तो उसके बाद जो है इन लोगों ने बैठक बुलाया वियना सम्मेलन का, और उसमें देखिए क्या किया। देखिए यह जो सम्मेलन था, यह सम्मेलन ऑस्ट्रिया की राजधानी, ऑस्ट्रिया की राजधानी, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, वियना में 1815 में ही बुलाई गई थी, बुलाई गई। इसमें कौन लोग शामिल होंगे? तो इसमें वही लोग शामिल होंगे जिन लोगों ने संयुक्त रूप से नेपोलियन को हराया था। तो इसमें प्रसा, ऑस्ट्रिया, रूस व ब्रिटेन शामिल थे, रूस व ब्रिटेन शामिल थे। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इनका मुख्य उद्देश्य था यूरोप में पुनः पुरातन व्यवस्था लागू करना, और नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों को समाप्त करना था। ये इनका मुख्य उद्देश्य था। देखिए क्या बोल रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिए कि टॉपिक है हम लोग का नेपोलियन का अंत और वियना सम्मेलन। तो पहले तो इन लोगों ने क्या किया कि नेपोलियन को पराजित किया 1815 में वाटरलू के मैदान में, और इसको कैद करके भेज दिया था सेंट हेलेना द्वीप पर, सेंट हेलेना नामक द्वीप पर इसको भेज दिया गया था नेपोलियन को। वहीं उसका निधन 1821 ईस्वी में हो गया था। किसका? नेपोलियन बोनापार्ट का। अब ये तो यूरोपीय राजनीति में रहा नहीं, रहे प्रभुत्वशाली देश प्रसा, ऑस्ट्रिया, रूस, ब्रिटेन, और इन लोगों का ही अब दबदबा शुरू हुआ, प्रभुत्व शुरू हुआ। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने ऑस्ट्रिया की राजधानी में वियना में बैठक बुलाया, जिसको आप वियना सम्मेलन कहते हैं, वियना कांग्रेस कहते हैं, या वियना संधि कहते हैं। तीनों एक ही चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। यह सम्मेलन ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1815 में बुलाई गई थी। इसमें प्रसा, ऑस्ट्रिया, रूस और ब्रिटेन शामिल थे, वही चारों शामिल थे। इसका मुख्य उद्देश्य था, इस बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या था? यूरोप में पुनः पुरातन व्यवस्था लागू करना और नेपोलियन द्वारा किए गए सुधार को समाप्त करना। कि नेपोलियन जो सुधार किया था, जो भी अच्छे कार्य किया था, उसके द्वारा जो भी कार्य अच्छे हुए थे, उन सब को समाप्त करना था। ये जो था इनका उद्देश्य था। किनका? ये प्रसा, ऑस्ट्रिया, रूस, ब्रिटेन का। और इस बैठक की जो अध्यक्षता किया था वो ऑस्ट्रिया का चांसलर था उस समय मेटरनिक ने किया था। तो इसको भी नोट कर लेंगे कि इस बैठक की अध्यक्षता ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक द्वारा किया गया था, मेटरनिक द्वारा किया गया था। देखिए क्या बोला जा रहा है कि हम लोग देखें, दो टॉपिक है, अभी छोटा छोटा टॉपिक है कि एक में तो नेपोलियन को हरा दिया गया, उसका पराजित हो गया, और नेपोलियन हार गया, उसका पतन हो गया। तो अब जो है यूरोप की राजनीतिक व्यवस्था में ये जो प्रसा थे, ऑस्ट्रिया, रूस, ब्रिटेन, इन लोगों ने अपना प्रभुत्व जमाया, और नेपोलियन के अधीन जितने भी क्षेत्र थे उन सभी क्षेत्रों को इन लोगों ने आपस में बांट लिया। लेकिन उसके पहले लोगों ने क्या किया, वियना सम्मेलन किया, और उस बैठक का मुख्य उद्देश्य था फिर से पुरानी व्यवस्था लागू करना, पुरातन व्यवस्था लागू करना जो पहले से चला रहा था, निरंकुश राजतंत्र वो लागू करना, और दूसरा नेपोलियन के द्वारा किए गए सुधार को समाप्त कर देना। यही इनका मुख्य उद्देश्य था। तो ये तो हुआ वियना सम्मेलन। अब हम लोग देखेंगे कि वियना सम्मेलन की उपलब्धियाँ क्या थी, मतलब कि वियना सम्मेलन में और किन किन बातों पर निर्णय लिए गए और क्या क्या काम हुए। तो देखिए हम लोग उसको एक टॉपिक बना लेंगे, वियना सम्मेलन की उपलब्धियाँ। वियना सम्मेलन की उपलब्धियाँ, वियना सम्मेलन की उपलब्धियाँ मतलब कि क्या हुआ इसमें, इस बैठक में और क्या क्या निर्णय लिए गए। तो अभी आपको बताया गया कि इसमें हुआ ये
कि जो रूस था, जो प्रसा था, जो ब्रिटेन था, जो ऑस्ट्रिया था, उन लोगों ने सभी क्षेत्रों को अपने अधीन कर लिया, आपस में बांट लिया। तो ये सब काम किया गया यहाँ पे। जैसे रूस को पोलैंड का क्षेत्र दे दिया गया, ब्रिटेन को माल्टा, आर्मेनियन, हेलिगोलैंड इन क्षेत्रों को दे दिया गया। और ये जो ऑस्ट्रिया था, इसको जर्मन राइन संघ का जो निर्माण किया था नेपोलियन 39 राज्यों को मिला करके, उसको भंग नहीं किया, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से शासन ऑस्ट्रिया का रहा जर्मन राइन संघ पर। इटली को कई भागों में और बांट दिया गया, तोड़ दिया गया, ताकि वहाँ राष्ट्रवाद की जो भावना है वो पनप नहीं पाए, राष्ट्रवाद का उदय नहीं हो पाए। तो इस तरीके से कार्य किए गए। प्रसा को इसके पश्चिमी सीमा पर कुछ क्षेत्र दे दिया गया। तो इस तरह का कुछ काम हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं एक एक को क्या क्या हुआ है। सबसे पहले तो इसमें हुआ ये कि फ्रांस की सेना, फ्रांस को ये बोला गया कि अब जो है फ्रांस क्या करेगा कि अपनी सेना का और अपनी शक्ति का विस्तार नहीं करेगा। तो फ्रांस पे अंकुश पहले लगाया गया, क्योंकि नेपोलियन तो वहीं का सम्राट था। तो पहला रोक किस पे लगाया गया? फ्रांस पर, कि फ्रांस सेना व शक्ति, किसी भी प्रकार का शक्ति, फ्रांस सेना व शक्ति का विस्तार नहीं करेगा, विस्तार नहीं करेगा, ये कर दिया गया। और फ्रांस में फिर से बुर्बो वंश आया, जिस वंश का लुई 16वां था, आपको बताया गया पहले। फ्रांस, इसको ऐसे लिखेंगे, फ्रांस में पुनः बुर्बो वंश का शासन स्थापित हुआ, शासन स्थापित हुआ, और लुई 18वां शासक बना, लुई 18वां शासक बना। ये बात हुई। उसके बाद और क्या किया गया कि रूस को पोलैंड का क्षेत्र दे दिया गया, पोलैंड का क्षेत्र दे दिया गया। प्रसा को उसके पश्चिमी सीमा पर, उसके पश्चिमी सीमा पर क्षेत्र दिए गए, क्षेत्र दिए गए। ब्रिटेन को माल्टा, हेलिगोलैंड, आर्मेनियन इत्यादि क्षेत्र मिले। इसके बाद जर्मन राइन संघ, इसको भंग नहीं किया गया, तोड़ा नहीं गया इसको, बल्कि इस पर अप्रत्यक्ष शासन जो है ऑस्ट्रिया का रहा। जर्मन राइन संघ पर अप्रत्यक्ष शासन ऑस्ट्रिया का रहा, ऑस्ट्रिया का रहा। तो ये हो गया। इटली को कई भागों में बांट दिया गया, इटली को कई भागों में बांट दिया गया। इस बैठक में 2 प्रस्ताव पारित हुए, उसको देख लेते हैं। 2 प्रस्ताव पारित हुए, एक पवित्र संघ की योजना और दूसरा चतुराष्ट्र मैत्री संघ की योजना। देखिए क्या हुआ है। हम लोग क्या देख रहे हैं? वियना सम्मेलन, और उसके पहले देखें नेपोलियन का अंत। सबसे पहले लोगों ने क्या किया? सबसे पहले इन लोगों ने नेपोलियन को हराया, और नेपोलियन को वाटरलू के मैदान में हराया था, और उसको सेंट हेलेना नामक द्वीप पर भेज दिया, जहाँ बाद में 1821 ईस्वी में उसका निधन हो गया था। उसके बाद इन लोगों ने क्या किया कि यह सम्मेलन ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1815 में बुलाई गई। इसमें प्रसा, ऑस्ट्रिया, रूस और ब्रिटेन शामिल थे। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? यूरोप में पुनः पुरातन व्यवस्था लागू करना
और नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों को समाप्त करना था। ये इनका मुख्य उद्देश्य था कि नेपोलियन जो सुधार किया है पहले उसको खत्म करेंगे और फिर से पुरानी व्यवस्था यानी कि निरंकुश शासन लाएंगे, तानाशाह का शासन आएगा, ये व्यवस्था किया गया। इसकी बैठक की अध्यक्षता, जो बैठक हुई थी इसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख द्वारा किया गया था। तो ये हुआ वियना सम्मेलन के बारे में मुख्य बातें। अब हम लोग आगे देखेंगे कि वियना सम्मेलन की उपलब्धियाँ क्या थी, उसमें और क्या क्या निर्णय लिए गए थे। तो देखिए क्या क्या निर्णय लिया गया था। पहले तो फ्रांस सेना व शक्ति का विस्तार नहीं करेगा, इस पर रोक लगा दिया गया कि भविष्य में फ्रांस जो है अपनी शक्ति का विस्तार नहीं करेगा, अपना सेना का विस्तार नहीं करेगा। दूसरा, फ्रांस में फिर से पुनः बुर्बा वंश का शासन स्थापित हुआ और इस बार लुई 18वां शासक बना वहाँ का। तो कह सकते हैं कि नेपोलियन के पतन के बाद फ्रांस में किस राजवंश का उदय हुआ, तो बुर्बा राजवंश का, और बुर्बा राजवंश का शासक कौन था, तो लुई 18वां। इसके बाद और क्या हुआ, तो रूस को पोलैंड का क्षेत्र दे दिया गया, प्रसा को उसके पश्चिमी सीमा पर क्षेत्र दे दिए गए, ब्रिटेन को माल्टा, हेलिगोलैंड, आर्मेनियन इत्यादि क्षेत्र मिले, जर्मन राज्य संघ पर अप्रत्यक्ष शासन ऑस्ट्रिया का रहा, इटली को कई भागों में बांट दिया गया ताकि वहाँ पर राष्ट्रवाद की भावना नहीं पनपे, राष्ट्रवाद का उदय नहीं हो। इसके लिए इस बैठक में 2 प्रस्ताव पारित हुए, एक पवित्र संघ की योजना और एक चतुराष्ट्र मैत्री योजना। देखिए पवित्र संघ की जो योजना थी उसको पारित किया था, उसको लाया था रूस का जार, रूस के शासक को जार कहते थे, रूस का जार जो था जार अलेक्जेंडर, रूस के शासक जार अलेक्जेंडर के द्वारा लाया गया था पवित्र संघ की योजना। इसमें क्या था, इसमें बोला गया था कि हम जितने चारों लोग हैं, प्रसा, ऑस्ट्रिया, रूस, ब्रिटेन, ये सब आपस में क्या है, मित्र हैं, ये सभी हम लोग आपस में भ्रातृत्व बना के रखेंगे, भाईचारा बना के रखेंगे। जब भी आवश्यकता पड़ेगा तो एक दूसरे का हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, किसी प्रकार की कोई परेशानी होती है हम चारों में से किसी को, तो क्या करेंगे, एक दूसरे का मदद करेंगे आवश्यकता पड़ने पे। तो ये बात की गई थी पवित्र संघ की योजना में। इसको कौन लाए थे, तो जार अलेक्जेंडर, जार अलेक्जेंडर जो रूस के शासक थे। दूसरा था चतुराष्ट्र मैत्री संघ की योजना, ये कौन लाया, ये लाया था ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था मेटरनिख। मेटरनिख जो शुद्ध विशुद्ध कह सकते हैं कि निरंकुश शासन करने वाला शासक था, ये कभी भी नहीं चाहता था कि सुधार हो। इसके बारे में अगला टॉपिक में हम लोग देखेंगे मेटरनिख के बारे में। बस यहाँ इतना जान लीजिए कि जो मेटरनिख था वो घोर प्रतिक्रियावादी था, किसी भी प्रकार के सुधार का विरोधी था। वो चाहता था कि पुरानी व्यवस्था लागू रहे, कोई शासन में परिवर्तन नहीं हो और चलता रहे शासन अपना। तो ये जो मेटरनिख था उसने चतुराष्ट्र मैत्री संघ की योजना लाया और इसमें क्या बोला कि हम सभी, वही बात बोला थोड़ा बढ़ा करके, कि हम सभी चारों आपस में मित्र हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, आवश्यकता पड़ेगा तो हम सभी एक दूसरे का हेल्प करेंगे। तो ये जो याद रखना है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा कि पवित्र संघ की योजना कौन लाया, तो जार अलेक्जेंडर, और चतुराष्ट्र मैत्री संघ की योजना कौन लाया, तो मेटरनिख। कौन लाया था, मेटरनिख। तो ये था क्या, वियना सम्मेलन की उपलब्धियाँ। देखिए हम लोग क्या क्या देख लिए, हम लोग देखे थे इसके पहले नेपोलियन का युग, और इसमें देखे कि नेपोलियन का अंत हो गया और अंत करने में चारों का महत्वपूर्ण योगदान था। नेपोलियन का अंत हुआ तो उसके बाद हुआ वियना सम्मेलन, जो ऑस्ट्रिया के राजधानी वियना में हुआ, उसकी अध्यक्षता कौन किया था, मेटरनिख किया था, जो वहाँ का चांसलर था। अब वियना सम्मेलन में हम लोग देखें कि उसकी क्या क्या उपलब्धियाँ थी, मतलब इस बैठक में क्या क्या निर्णय लिए गए, तो एक एक करके देख लिए सभी का। तो ये सभी के सभी क्या थे, वियना सम्मेलन की उपलब्धियाँ थी। तो इस प्रकार से एक बात स्पष्ट होता है कि वियना संधि द्वारा, वियना सम्मेलन या वियना कांग्रेस के द्वारा नेपोलियन युग का अंत होता है और मेटरनिख युग का आरंभ होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा वियना सम्मेलन और वियना सम्मेलन की उपलब्धियां, नेपोलियन का अंत। अब इसके आगे जो टॉपिक है वह है मेटरनिख युग, क्योंकि ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था मेटरनिख, यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था में उसका प्रभुत्व कायम होता है और नेपोलियन युग के अंत के बाद मेटरनिख युग जो है उसका उदय होता है। तो उसे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। फिलहाल यहाँ समझिए कि वियना सम्मेलन के बारे में हम लोग जो देखे, जो भी यहाँ से प्रश्न आएंगे उम्मीद करते हैं कि आप उसको बना लेंगे। तो एक प्रश्न आप लोग बनाइएगा कि प्रश्न यहाँ पे लिख देते हैं कि वियना सम्मेलन क्या था, वियना सम्मेलन के उद्देश्य, वियना सम्मेलन के उद्देश्य एवं उसके उपलब्धियों का वर्णन करें। यह प्रश्न बन जाएगा इस टॉपिक के माध्यम से कि वियना सम्मेलन के उद्देश्य एवं उसकी उपलब्धियों का वर्णन करें। ये जो टॉपिक आपने देखा अभी, जिस पे हम लोग चर्चा कर रहे थे, इस टॉपिक के माध्यम से जो प्रश्न अभी दिए हैं ये क्लियर हो जाएगा, आसानी पूर्वक उसे लिखा जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो टॉपिक था ये बेहतर ढंग से समझ में आया होगा
और आप इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे। ये जो हम लोग सिलसिला शुरू किए हैं, ये सिलसिला थमने वाला नहीं है, रुकने वाला नहीं है। ये लगातार चलते रहेगा जब तक कि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट ना हो जाए। टाइम लगेगा, चाहे जितना भी टाइम लगे, जैसे लगे। हर एक चैप्टर को, हर एक सब्जेक्ट के चैप्टर को टॉपिक वाइज क्लियर करेंगे। और चैप्टर के लास्ट में, जब भी कोई चैप्टर खत्म होता है, जैसे भी हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद देख रहे हैं, ये चैप्टर खत्म होगा तो इसके लास्ट में इस पूरे चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है वो भी आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, वो भी आपको लेकर आएंगे हम। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अब नए टॉपिक जो आपको अभी बताए, मैटरनिक युग। तब तक आप इस टॉपिक को पढ़ करके इस प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।